कमला अपनी 5 बहुओं के साथ घर में रहती है। कमला की 5 बहुओं को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा मेकअप में ही रहती है। ऐसे ही एक दिन कमला अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपनी बड़ी बहू सीमा को आवाज लगा रही थी। और जब सीमा कमरे से आती है तो कमला उससे बोलती है, अरे ये क्या है? तू अभी तो हूर लग रही थी और अब अचानक से इतनी बदसूरत कैसे लगने लगी? माँ जी, वो मैं अभी जा रही हूँ फेस मास्क लगाने के लिए। मुंह धो लिया है और मेकअप भी साफ कर लिया। आप बताइए क्या हुआ आपको? कोई काम था? नहीं, पहले तेरा काम जरूरी है। तू जा अपना फेस मास्क लगा कर आ और अपना पूरा मेकअप करके आ, वरना मैं तुझे ढंग से पहचान ही नहीं पा रही। क्या माँ जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। बस चेहरे पर मेकअप ही तो नहीं है, लेकिन चेहरा तो वही है ना मेरा। चेहरा वही है, लेकिन इतना डरावना है। तुझे कोई बिना मेकअप के देखे तो सीधा परलोक की यात्रा कर ले। कमला की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद कमला अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि दूसरी बहू दीपा और 5वीं बहू गीता पूरे हॉल में सामान बिखेर कर एक दूसरे का मेकअप कर रही है। और ये सब देखकर कमला गुस्से में कहती है, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? अपनी शक्ल के साथ साथ घर का भी मेकअप करने में लगे हो। इतना गंद फैला दिया। माँ जी, ये गंदा नहीं है। हम दोनों तो बस एक दूसरे का मेकअप कर रहे थे और इतना सा करने से घर गंदा थोड़ी होता है। अरे नास बेटी, जब तुझे मेकअप करना आता ही है तो दोनों अपने अपने कमरे में भी तो कर सकती थी ना। ये हॉल गंदा करने की क्या जरूरत थी? और अभी अचानक से घर में कोई आ गया और सब सामान ऐसे बिखरा देखेगा तो क्या सोचेगा? माँ जी, मेकअप तो हम दोनों को ही आता है, लेकिन मुझे स्मोकी आई वाला पसंद है, लेकिन वो मुझे आता नहीं, इसलिए मैं दीदी से करवा रही हूँ। और मुझे 3D मेकअप अच्छा लगता है और वो मुझे आता ही नहीं है। क्यों? इतनी गर्मी में धूप में तुम दोनों को किसी की बारात में जाना है जो ऐसे मेकअप करके रहोगे घर में भी? जो हमें आता है वो करते रहना चाहिए, कहीं भूल गए तो। और वैसे भी घर में किसी को पूरा मेकअप तो आता नहीं है जो पार्लर खोल ले, इसलिए घर पे करते रहना चाहिए। तीनों बातें कर ही रहे थे कि कमला की 4थी बहू खुशी बहुत ही चटक मेकअप करके गाना गाते हुए कमरे से निकल रही थी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? सजना है मुझे सजना के लिए, थोड़ी उलझी लटे सवार लूं। अरे ओ गरीबों की सिंगर, मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है तुझे। जा तू और जाकर झाड़ू लगा। अरे वाह, कितना अच्छा मेकअप किया है। तुमने कहाँ से किया है ऐसा मेकअप? ये तो मैंने अभी तक बस टीवी में ही देखा था। इसे एयर ब्रश मेकअप कहते हैं और मैंने यही मेकअप सीखा है। अब तो शादी हो गई तो काफी टाइम हो गया, किसी को रेडी ही नहीं किया, आदत छूट जाती है ना। हाँ, बस तेरी ही कमी थी। भगवान ने मुझे 5 बहुएं दी हैं, लेकिन 5 निकम्मी दी हैं। मुझे लगा था कोई तो समझदार होगी, लेकिन यह समझदार तो क्या, समझदारी का एक अक्षर भी नहीं है एक में। माँ जी, हम सब तो समझदार ही हैं, पता नहीं क्यों हम आपको समझदार नहीं लगते। वैसे भी मुझे मेकअप करने से खुशी मिलती है, इसीलिए करती हूँ। अगर मेरी शादी नहीं होती तब तो मैं पूरा अच्छे से सीख लेती। सबकी बातों को रोकते हुए कमला की तीसरी बहू सुमन अपने कमरे से रोती हुई आती है और कहती है, माँ जी, ये देखो ना, पता नहीं किसने मेरी मेकअप किट इस्तेमाल कर ली। एक तो वैसे ही मुझे मेकअप करना नहीं आता, जैसे तैसे करती हूँ कि पता नहीं कौन मेरी किट इस्तेमाल करके खत्म कर गया। कौन क्या? तुम में से ही कोई होगा। मैं तो करती नहीं हूँ। तुम लोग ही दिन भर पोती रहती हो, तो देख लो किसने किया है। सुमन सबसे पूछने लगती है और सबके साथ सीमा के कमरे में जाती है। सीमा को मेकअप किट का इस्तेमाल करते हुए देखकर बोलती है, दीदी, आपने किससे पूछकर मेरी मेकअप किट ली है? पूछना क्या है, तुझे तो आता नहीं है मेकअप करना और जो भी करती खराब ही करती, तो मैंने सोचा मैं कर लूं। और वैसे भी मेरी मेकअप किट खत्म हो गई थी, इसीलिए ले लिया। हाँ, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं करती तो हूँ ना। आपको तो पता है, आप लोगों की तरह मुझे भी तो मेकअप करना अच्छा लगता है ना, तो क्यों लिया? इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है जो तू इतना लड़ रही है। ऐसे तो मैंने बहुत बार खुशी और दीपा का मेकअप भी इस्तेमाल किया है, वो तो कुछ नहीं बोलती। आपने मेरा मेकअप क्यों लिया? मैं इतना संभल कर यूज करती हूँ। गीता का किट यूज कर 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 तो मेरा गुजारा चलता है और आपने मेरा यूज कर लिया। क्या आप मेरा मेकअप लेती हो? सारी बहुएं आपस में लड़ने लगती है और थोड़ी देर बाद
कमला गुस्से में कहती है। अरे निकम्मियों, ये क्या चिड़ियाघर बना रखा है तुम सब ने? जिसके लिए इतना लड़ाई कर रही हो तुम सब, उसका हाल तो देखो। अब जरा जाकर आईने में शक्ल देखो अपनी, कि तुच्चा सा मेकअप निकल गया और असली रूप दिखने लगा। कमला की बात सुन के सब अपनी अपनी शक्ल देखने लगते हैं और वापस से सब अपना अपना मेकअप ठीक करती हैं। एक दूसरे की मदद भी करती है। ये देखकर कमला बोलती है, तुम लोग क्या हो, कभी मेकअप की वजह से लड़ाई करती हो तो कभी एक दूसरे का ही मेकअप करने लगती हो। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। पांचों बहुएं जब कहीं जाना हो तब तो तैयार होती ही थी, लेकिन जब घर पर रहना होता तो भी मेकअप में रहती। कुछ दिनों बाद सीमा का पति हितेन ऑफिस से घर वापस आता है और सबको एक साथ हॉल में बुला कर कहता है, अरे आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा प्रमोशन हो गया है और कुछ दिनों में मेरे बॉस घर पर भी आएंगे। घर पर क्यों आएंगे? प्रमोशन हुआ है तो घर आना जरूरी है क्या? वो यहाँ पर नहीं रहते, उन्होंने बस यहाँ अपना ऑफिस खड़ा किया है। इनकी कई सारी ब्रांचेस हैं और मेन ब्रांच मुंबई में है। यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए आए हैं। बोल रहे थे कि कोई मेकअप स्टूडियो खोल लेंगी, इसीलिए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेंगे। प्रमोशन हुआ है तो मैंने उन्हें घर पर खाने पर इनवाइट कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश मैंने भी अच्छी तरह से मेकअप सीखा होता तो मैं भी इंटरव्यू दे देती। हाँ, हमारे घर का तो हाल ये है कि मेकअप सबको आता है, लेकिन कोई किसी में अच्छा है तो कोई किसी में। बस इतना आता है कि अपने तक ही सीमित है। चलो अब तैयारी कर लेना, परसों मैं अपने बॉस को घर लाऊंगा, ठीक है? इतना बोलकर हितेन अपने काम में लग जाता है और फिर एक दिन के बाद हितेन अपने बॉस कुणाल के साथ घर आता है और कमला की पांचों बहुएं, जिसमें भी एक्सपर्ट थी, उस टाइप का मेकअप करके आती है और टेबल पर सबके लिए खाना लगाने लगती है। वहाँ हितेन, कमला और कुणाल बैठे थे। कुणाल सबको इतना प्रोफेशनल मेकअप करते हुए आता देखकर बोलता है, अरे हितेन, ये सब तो पार्लर से तैयार होकर आई है, कहीं बाहर जाना है क्या? नहीं, ये तो घर पर ही खुद तैयार होती हैं। थोड़ा बहुत सबको कुछ न कुछ आता है ना। लेकिन एक ये जो सुमन भाभी है सबसे नॉर्मल क्यों लग रही है? वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। इनमें से कोई स्मोकी आई में एक्सपर्ट है तो कोई एचडी मेकअप में। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हितेन, जब यहाँ सबको मेकअप आता ही है तो मैं जो इंटरव्यू ले रहा हूँ, तुमने उसमें इनका नाम क्यों नहीं भेजा? हमें सभी तरह का मेकअप करना नहीं आता। हर किसी को एक ही स्टाइल का आता है। ये तो और भी अच्छी बात है ना। मैं जो मेकअप स्टूडियो खोल रहा हूँ वहाँ डिपार्टमेंट है अलग अलग मेकअप के स्टाइल के, तो बस फिक्स हो गया, जिसको जो मेकअप स्टाइल आता है वो वही करेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। चलो, तुम्हारे घर आने से मेरा आधा काम तो हल्का हो गया। और रही बात सुमन भाभी की, वो डिपार्टमेंट को लीड कर लेंगी और आगे जाके वो सीख लेंगी। हाँ, मेरी बहू का खुद के मेकअप करने के शौक से अब वो अपने कभी काम में भी आगे बढ़ सकती हैं। कुणाल की बात सुनकर सारी बहुएं बहुत खुश होती हैं और जिस भी टाइप का उन्हें मेकअप आता है उसे प्रोफेशनल की तरह करती हैं और उसका मेकअप स्टूडियो पांचों बहुएं मिलकर बहुत अच्छी तरह से संभालती है। कुछ ही दिनों में वो मेकअप स्टूडियो वहाँ का सबसे बड़ा और फेमस मेकअप स्टूडियो बन जाता है। शारदा अपने बेटे मनोज की शादी करके माया को बहू बनाकर घर लाती है। जहाँ एक तरफ शारदा एकदम मांसाहारी थी तो वहीं माया को मांस की दुर्गंध से भी उल्टी आया करती थी, लेकिन फिर भी माया और शारदा में ठीक ठाक पड़ जाती थी। एक दिन मनोज अपना बैग लेकर बाहर जा रहा था कि माया उसे टोकते हुए कहती है, अरे ये क्या, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? वो मैं तुमको बताना भूल गया, मुझे 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना है। मैं समय से आ जाऊंगा 2 दिन में। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। और ये बात आप मुझे अब बता रहे हो, दरवाजे पर खड़े होकर? हद है कसम से। चलो जाओ, आप ख्याल रखना। मनोज माया से विदा लेकर अपना बैग लिए अपने दूसरे घर आता है, जहाँ वो अपनी दूसरी बीवी चंचल के साथ रहता था। दरअसल मनोज और चंचल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अलग जात का होने के कारण माँ ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया और मनोज ने छुपकर चंचल से शादी कर ली, जिसके कुछ महीनों बाद उसकी माँ ने दबाव डालकर उसकी शादी माया से भी करवा दी। चंचल मनोज को देखकर कहती है, आ गए आप। ये बताओ, ये सब कब तक चलेगा? आप अपनी दूसरी बीवी को बता दो ना कि आप मेरे भी पति हो। हम दोनों मिलकर एक ही घर पे रह लेंगे। जान, मैं पति हूँ, चाय पत्ती नहीं जो तुम आधी आधी बांट लो। ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब मुझे चिकन कोरमा बनाकर खिलाओ ना। मेरी दूसरी बीवी तो मांस सूंघने भी नहीं देती मुझे। मनोज की बात सुनकर चंचल उसके लिए चिकन बनाकर लाती है, जिसे खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है और मनोज उसके साथ 2 दिन चैन से रहता है।
वहीं शारदा को माया की वजह से मांस मच्छी छुप छुप कर खानी पड़ती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और मनोज को पता चलता है कि चंचल माँ बनने वाली है और वो चंचल को लेकर अपने घर आ जाता है। दोनों दरवाजे पर खड़े होते हैं और उन्हें देखकर माया और शारदा पूछते हैं, जी ये कौन है? कोई रिश्तेदार है क्या? पहले तो कभी नहीं देखा इनको मैंने। मनोज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही लड़की है ना जिससे तू शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना करके तेरी शादी माया से करवा दी। तो ये लड़की मेरे घर के दरवाजे पे क्या कर रही है? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को हमारे घर लाने की? जब आप दोनों शांत हो जाओगे तभी तो मैं कोई जवाब दे पाऊंगा ना आप दोनों की बातों का। दरअसल हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो माँ के मना करने पर हमने मंदिर में शादी कर ली। लेकिन ये बात बताने मैं घर आया तो माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती माया से कर दी। यानी आपने मुझे धोखा दिया? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद जरा भी नहीं थी। जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। रुक जाओ माया, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ और तुम भी बीवी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी हो। अब तो तुम्हारे माँ बाप भी जिंदा नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? दरअसल ये कुछ महीने यहाँ रहेगी फिर चली जाएगी। ये माँ बनने वाली है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे हालत में अकेली रहे, इसीलिए इसे यहाँ ले आया। चंचल के माँ बनने की खबर सुनकर शारदा चंचल को बेमन से ही सही लेकिन अपना लेती है और कोई और चारा ना होने पर माया को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगले दिन जब माया सोकर जागती है तो उसे अजीब सी दुर्गंध आती है। वो रसोई में जाती है तो वहाँ चंचल को देखकर कहती है, ओ मेरी सौतन, ये सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? और ये बदबू कैसी है? बदबू नहीं दीदी, खुशबू। आज मेरी पहली रसोई है और मैं बंगाली हूँ तो मच्छी फ्राई बना रही हूँ। छी, ये सब इस घर में कोई नहीं खाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बनाने की? क्यों मजाक कर रही हो दीदी? मनोज तो उंगलियाँ चाट चाट कर खाते हैं, उन्होंने बताया नहीं क्या आपको? दोनों सौतन बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ शारदा आकर कहती है, अरे वाह वाह, क्या खुशबू है, आत्मा ठंडी हो गई। ये मछली फ्राई की खुशबू है ना चंचल बहू? तूने तो मुझे खुश कर दिया। अरे वाह माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको भी नॉनवेज खाना पसंद है। मैंने तो सोचा कि मनोज जी के लिए बनाऊं ये अपनी पहली रसोई में। मुझे अच्छा लगा कि आप भी मछली खाती हो। माँ जी, आप भी ये सब खाती हैं? राम राम, हद होती है। जब से ये नॉनवेज खाने वाली सौतन घर आई है सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। खाओ, जिसको जो खाना है खाओ, लेकिन ये नॉनवेज के बर्तन अलग कर देना। मैं शाकाहारी हूँ, समझ आई? माया ये बोलकर चली जाती है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और चंचल रोज सबको घर में चिकन, मीट और मछली की तरह तरह की डिशेस बना बना कर रोज खिलाती। ये सब देखकर माया को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी नॉनवेज खाने वाली सौतन को सुनाती रहती है। दिन बीतते हैं और एक दिन माया चंचल के कमरे में आकर कहती है, देखो चंचल, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और मनोज की शादी क्यों हुई, कैसे हुई, लेकिन तुम भूलो मत, मैं इस घर की बहू हूँ और तुम यहाँ मेहमान बनकर आई हो। इसलिए जब तक तुम यहाँ हो वही खाओगी जो मैं पकाकर तुम्हें दूंगी। इस घर में मांस नहीं बनेगा क्योंकि मैं नहीं खाती। पर दीदी बाकी सब तो खाते हैं ना, आपको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन बाकी सबको तो खाने दो। मैंने बोल दिया, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। बात समझ नहीं आती क्या? चंचल की प्रेगनेंसी के कारण उसका रसोई में काम कर पाना मुश्किल था, जिसके बाद वो माया की बात मानकर वेज खाना खाने लगती है। लेकिन उसकी भूख मर गई थी क्योंकि उसे तो नॉनवेज खाने की आदत थी। वो वेज खाने की वजह से कमजोर होने लगती है और उसे एक दिन काम करते करते चक्कर आने लगते हैं। माया डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है और डॉक्टर उसे चेक करके कहती है, जी देखिए, इनका 7वां महीना चल रहा है और इनको नॉनवेज खाने की आदत है जो इनके शरीर के लिए जरूरी भी है, लेकिन ये कुछ समय से वेज खा रही हैं, इसीलिए इनको कमजोरी हो गई है। अच्छा यही होगा कि आप इनको नॉनवेज खिलाएं। जी डॉक्टर, आप जैसा बोलेंगे वही होगा। हम चंचल का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जी ठीक है, और कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करके बुला लेना। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है और शारदा माया से कहती है, देख बहू, मनोज ने जो गलती की उसमें मेरा भी योगदान था। अगर मैं अपने बेटे की पसंद को समझ जाती तो एक साथ इतनी जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। लेकिन अब यही हमारे जीवन का सच है कि हम सब एक परिवार हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं रसोई में खड़ी होकर घंटे मांस पकाऊं, और बाहर का खाना चंचल और उसके बच्चे के लिए सही नहीं होगा। अब यही है कि अगर तू पका सके तो तू मांस पका दे। माँ जी, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ?
कुछ दिनों से मेरे साथ क्या क्या हो गया मैं आपको समझा भी नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ बहू, लेकिन मैं खुद मजबूर हूँ। अब हम सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। शारदा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया ये जिम्मेदारी लेती है कि वो अपनी नॉनवेज खाने वाली सौतन का ख्याल रखेगी। अब वो उसे कभी अंडे उबाल कर खिलाती तो कभी चिकन पका कर खिलाती, लेकिन शाकाहारी होने की वजह से वो खुद कभी नहीं खाती। दिन बीतते हैं और चंचल एक प्यारे से बेटी को जन्म देती है और उसे माया के हाथों में सौंपते हुए कहती है, दीदी ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। आप शाकाहारी लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए मांस बनाया। आप मेरे बच्चे का नाम रखना, आखिर आप उसकी बड़ी माँ हो, ये हक तो आपका बनता ही है। ठीक है चंचल, इस बच्चे का नाम मैं युवराज रखती हूँ। दिन बीतते हैं और चंचल अपने बच्चे को लेकर वापस चली जाती है, क्योंकि दो सौतन कभी एक साथ एक घर में बिना लड़े रहें, ये समझना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब दोनों को उनके पति की 2 शादी वाली बात पता थी, और जब जब शारदा या मनोज को मांसाहारी खाने का मन करता तो वो चंचल के घर चले जाया करती, जिसके बाद माया को ये तो पता था कि उसकी नॉनवेज खाने वाली सौतन है, पर वो उस पर कभी बोझ नहीं बनी। हाँ, हमें कुछ पैसे चाहिए, शॉपिंग पर जाना है। हाय राम, पहले तो तुम दोनों मुझसे थोड़ा दूर रहो। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? हम लोग नहा धोकर तैयार होकर तुम्हारे पास आए हैं। कच्चे प्याज भी ठूस कर आई है, ये बोलना क्यों भूल गए तुम दोनों? माँ, आपको कैसे पता चला कि हमने प्याज खाए हैं? तुम्हारे मुंह की सड़ी हुई बदबू से। ये तो गलत बात है माँ, आप हमारी पसंद को ऐसे सड़ा हुआ नहीं बोल सकती। क्योंकि अगर सुबह सुबह प्याज खाकर तुम किसी के मुंह पर बोल दोगी तो वो बेहोशी हो जाएगा तुम्हारी सड़ी हुई प्याज की बदबू से, और तुम्हारी बेइज्जती भी हो जाएगी। माँ, हमने इतना भी प्याज नहीं खाया कि उसकी बदबू से लोग बेहोश हो जाएं, और उसमें बदबू नहीं खुशबू होती है। नीता सही बोल रही है माँ। तुम लोग हमेशा खाती रहती हो, इसलिए तुम्हें इसकी बदबू महसूस नहीं होती। कम कर दो दोनों खाना। ठीक है माँ, जाने दो। आपको नहीं पसंद तो आप मत खाइए, हमें तो पसंद है, हम तो खाएंगे। अब बस हमें पैसे दे दीजिए आप। मीता और गीता दोनों अपनी माँ से पैसे लेकर शॉपिंग पर चली जाती हैं, जहाँ दोनों मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। कुछ समय बाद जैसे ही वो पैसे देने के लिए दुकानदार के सामने बिल देने के लिए जाती हैं, तभी वो कहता है, मैडम थोड़ा दूर होकर बात करिए, आपके मुंह से बहुत बुरी प्याज की बदबू आ रही है। हम कौन सा तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, और तुम होते कौन हो हमें ऐसे बोलने वाले? अरे तो भड़क क्यों रही हो मैडम? बदबू आ रही है तो क्या बोलूंगा भी नहीं। सुबह सुबह कितना प्याज खाकर निकली हो आप दोनों घर से? तेरे मुंह से खाकर निकले हैं क्या? हमें पसंद है इसलिए हमने खाए हैं। तेरा क्या जा रहा है? सही बोला बिल्कुल गीता, बड़ा आया हमें सिखाने वाला। जिस तरह से आपको पसंद है तो आपने खाया, वैसे ही मुझे नहीं पसंद, इसीलिए मैंने बोला। अब ज्यादा बहस मत करिए, मुझे 5000 रूपए दीजिए और यहाँ से चलती बनिए। दुकानदार के कहने पर दोनों उसके सारे पैसे देकर गुस्से में घर वापस आकर सोफे पर बैठ जाती हैं और आपस में बात करती हुई कहती है, गीता वो दुकानदार कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा था? मन तो कर रहा था मुंह तोड़ दूं उसका। बात तो सही कह रही है, लेकिन फालतू में मार्केट में तमाशा हो जाता, इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं बोला। माँ की सुबह बोली हुई बात लग गई यार। माँ तो बोल रही थी कि प्याज खाया है बदबू आ रही है। अब उस दुकानदार ने भी सबके सामने ये बोलकर ना इंसल्ट कर दी। दीदी तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वो दुकानदार कौन सा हमारा सगा लग रहा था जो उसके कुछ कहने से हमें कोई इतना फर्क पड़े। पर हाँ, ये बात तो तूने सही बोली, इंसल्ट तो हो गई हमारी। देखा नहीं कैसे लोग हमारी तरफ देख रहे थे? हाँ देखा था, लेकिन माँ को नहीं बताएंगे, वरना उनको तो और चांस मिल जाएगा हमें बोलने का। मीता और गीता की सारी बातें पीछे खड़ी उनकी माँ सीमा सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आकर कहती है, क्या हुआ? उड़वा लिया दोनों ने अपना मजाक? मैंने तो पहले ही कहा था इतना प्याज खाकर बाहर मत जाओ, किसी के सामने बोलो तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने सब सुन लिया माँ? तुम दोनों भूल जाती हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब पता होता है। ठीक है माँ, लेकिन अब कुछ बोलना मत, वैसे ही मूड ऑफ हो गया है उस दुकानदार से बहस करके। हाँ माँ, गीता सही कह रही है। मीता और गीता दोनों इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ दोनों जुड़वा बहनों की शादी अजय और नीरज नाम के लड़कों से हो जाती है और वो दोनों अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल जाकर भी दोनों बहनों का बिना प्याज खाए खाना पूरा ही नहीं होता था। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सास मीना तो प्याज का नाम सुनना तक पसंद नहीं करती थी।
और ना ही उसके घर में प्याज वाली कोई सब्जी बना करती। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय मीना अपने दोनों बेटों के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही होती है। तभी उसकी दोनों बहुएं इस बात से अनजान कि उनकी सास को प्याज जरा पसंद नहीं है, सबके लिए चाय और प्याज के पकोड़े लेकर आती है। मीना की नजर उन प्याज के पकोड़ों पर जाती है, जिन्हें देखते ही वो गुस्से में कहती है, बेड़ा गर्क हो तुम दोनों का। ये क्या किया तुम दोनों ने? मेरी रसोई में प्याज? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई हो ना? माँ जी, लेकिन ये प्याज नहीं, प्याज के पकोड़े हैं और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जी माँ जी, आप खाकर तो देखिए, बहुत अच्छे बनाए हैं हमने। दूर रखो इन्हें मुझसे और खुद भी दूर रहो। तुम लोगों ने सुबह सुबह प्याज खाया है? छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, जब हम पकोड़े बना रहे थे तो हमने भी खा लिए, बहुत भूख लगी थी ना। जी माँ जी, मैंने भी खा लिए। बताने की क्या जरूरत है, वो तो तुम्हारे मुंह की बदबू ही बता रही है। कितना प्याज खाती हो तुम दोनों? हे भगवान, यहाँ मुझे प्याज के नाम से भी नफरत है, लेकिन मुझे एक नहीं दो प्याज खाने वाली बहुएं दे दी। अजय जी, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो माँ जी हमें इतना सुना रही हैं? माँ इसलिए सुना रही हैं क्योंकि हमारे घर में प्याज नहीं खाए जाते और माँ को प्याज देखना तक पसंद नहीं है, खाना तो दूर की बात है। भैया सही बोल रहे हैं, लेकिन गीता तुम मुझे एक बात बताओ, हमारे घर में तो प्याज थे ही नहीं, तो तुमने ये पकौड़े कैसे बनाए? नीरज जी, प्याज घर में नहीं थे, लेकिन मार्केट में तो थे, तो हम मार्केट से ले आए। मुझे ये नहीं सुनना तुमने क्या और कैसे किया, बस इतना याद रखना कि मेरे घर में प्याज खाना बिल्कुल मना है, इसलिए आज तो ये गलती कर दी, दोबारा मत करना। ये तो अपनी माँ से भी बड़ी वाली निकली यार। अब इसको पूरी जिंदगी कैसे झेलेंगे, क्योंकि हम दोनों तो बिना प्याज खाए रह ही नहीं सकते। रहना भी किसको है, लेकिन अब हम करेंगे क्या? माँ तो सिर्फ खाने के लिए मना करती थी, लेकिन सासू माँ को तो देखना भी पसंद नहीं है। अब हमारा क्या होगा? तुम दोनों कहाँ खो गई? सुनाई दिया तुम्हें या नहीं? जी माँ जी, समझ गए। मीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मीता और गीता अपने पतियों से कहती हैं, अजय जी, हमें प्याज खाना बहुत पसंद है, बिना प्याज के हमारा खाना पूरा नहीं होता। हमें तुम्हारे प्याज खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ को है, इसीलिए तुम्हें अपनी पसंद के साथ उनका भी ख्याल रखना चाहिए। भैया सही कह रहे हैं, आप दोनों को माँ के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी पसंद का क्या है फिर? आपके घर में प्याज देखना भी नहीं, हमारा तो उसके बिना खाना ही पूरा नहीं होता, तो क्या ही करें? वो मुझे नहीं पता। चलिए भैया, हम दोनों ऑफिस चलते हैं। अजय और नीरज इतना कहकर ऑफिस के लिए चले जाते हैं। दोनों अपने पति और सास की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी सास की पसंद का ध्यान रखते हुए दोबारा फिर कभी घर में प्याज की कोई सब्जी नहीं बनाती। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन सभी लोग एक साथ बैठकर रात का डिनर कर रहे होते हैं। तभी मीना अपनी दोनों बहुओं को कहती है, क्या बात है बहू, मेरे एक बार कहने पर तुम दोनों ने प्याज खाना और बनाना छोड़ दिया और दोबारा बोला भी नहीं। माँ जी, ऐसी पसंद रखने का क्या फायदा जिससे अपने आसपास के लोगों को ही तकलीफ हो। अपनी इस आदत के चलते बहुत सुन चुके हैं हम, इसलिए हम अपनी प्याज खाने की आदत को छोड़ देंगे। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही है, और अब हमें इसी घर में रहना है तो इस घर के नियमों को तो मानना ही पड़ेगा ना। अपनी दोनों बहुओं की सारी बात ध्यान से सुनने के बाद मीना को उनके अच्छे बर्ताव का एहसास होता है और वो ये बात समझती है कि आखिर उसकी दोनों बहुएं कितनी अच्छी है, जो कि उसकी बात को एक ही बार में मानकर प्याज खाना छोड़ देती है। जिसके बाद में मीना प्यार से अपनी दोनों बहुओं को कहती है, तुम दोनों ने मेरी पसंद के बारे में इतना सोचा, तो मुझे भी तुम्हारी पसंद के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए तुम्हें प्याज छोड़ने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा भी घर है, तुम दोनों अपने लिए प्याज की सब्जी या कुछ भी बना सकती हो और खा भी सकती हो। मीना की बात सुनकर दोनों बहुएं खुश हो जाती है, जिसके बाद में वो मीना का खाना तो बिना प्याज के बनाती, लेकिन खुद अपने खाने में प्याज डालती, लेकिन उतना ही डालती जितना कि उन दोनों को फायदा करे और किसी और को उसकी स्मेल से परेशानी भी ना हो। रात का समय था। निकिता अपने परिवार के साथ डिनर करने के लिए बैठ जाती है। तभी निकिता की माँ रज्जो उसे दाल चावल और रोटी परोस देती है। तभी निकिता कहती है, माँ, ये सब क्या है?
एक भी फ्राइड आइटम नहीं है खाने में। आप जानती है ना, जब तक मैं कुछ भी फ्राइड ना खा लूं मेरी भूख नहीं मिटती। निकिता बेटा, तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसे रोज रोज फ्राइड खाना खाना ठीक नहीं है। बेटा, सादा खाना खाने से पेट अच्छा रहता है और हम बीमार भी नहीं पड़ते हैं। पेट को अच्छा रखने के लिए अब क्या मैं खुद को भूखे मार दूं? मुझे नहीं पता, मुझे पराठे पूड़ी कुछ ना कुछ चाहिए तो मतलब चाहिए। ठीक है, बैठ, मैं लाती हूँ तेरे लिए पराठे बनाकर। इतना कहकर रज्जू खाने की टेबल से उठकर वापस रसोई में जाती है और निकिता के लिए गर्मा गर्म पराठे सेक कर लाती है और निकिता को देती है, जिसके बाद निकिता खुश होकर कहती है, अब हुई ना बात, अब आ रहा है मजा खाने का। ये दाल सब्जी और सादी रोटी तो मेरे हलक से नीचे नहीं जाती। इतना कहकर निकिता आराम से डिनर करती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। निकिता को हमेशा से फ्राइड की हुई चीजें खाना बहुत पसंद था। घर हो या बाहर, उसे बस फ्राइड फूड ही अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन जब निकिता अपनी सहेली शालू के साथ कॉलेज से घर आ रही होती है, तभी निकिता की नजर एक पकोड़े वाले पर जाती है और वो बोलती है, ओए ओए सुन, देखना उधर गरम गरम पकोड़े, आलू गोभी प्याज, चलना खाते हैं यार। क्या यार, इतनी गर्मी हो रही है और तू गर्मी में भी फ्राइड खाने की बात कर रही है। खाना ही है तो कोई डोसा पाव भाजी ये सब खा लेना। तुझे नहीं खाना तो भाषण क्यों दे रही है? तुझे पता है ना मुझे फ्राइड खाना कितना पसंद है। तुझे नहीं खाना तो मत खा, मैं जा रही हूँ खाने। ठीक है, चल रही हूँ। इतना कहकर दोनों दोस्त पकोड़े वाले के जाती हैं और निकिता फटाफट से ढेर सारे गर्मा गर्म पकोड़े खाती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक शाम तेज बारिश हो रही होती है और निकिता बारिश देखकर कहती है, वाह क्या सुहाना मौसम है। अगर ऐसे सुहाने मौसम में कुछ गरम गरम फ्राइड मिल जाता तो मजा आ जाता। माँ तो अभी घर पर नहीं है, बाहर से कुछ ऑर्डर करूँगी तो बारिश की वजह से वो आएगा नहीं। क्या करूँ? ओह यस, याद आया, फ्रिज में मकेन रखे हैं, वही फ्राई कर लेती हूँ, मजा आ जाएगा। इतना कहकर निकिता रसोई में जाती है और फटाफट से गैस ऑन करके पैन में तेल डालकर फिर फ्रिज से मकेन्स निकालकर उसमें डाल देती है और खुद से कहती है, ओहो मुझसे रुका नहीं जा रहा ये फ्राइड देखकर। जैसे भी हुए हैं मुझे बस खाने हैं, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। इतना कहकर निकिता आधे कच्चे पक्के मकेन्स जल्दी से प्लेट में निकाल लेती है और बैठकर खाने लगती है। तभी वहाँ पर रज्जो आती है और निकिता के हाथ से प्लेट छीन कर कहती है, पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है और ऐसे कौन खाता है? क्या हुआ माँ, सही तो है, देखो ना। हाँ बस थोड़ा तेल ज्यादा है इसमें, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी फ्राई में तेल नहीं होगा तो क्या सूखे चावल में तेल होगा? 2 चम्मच पड़ेंगे ना तो तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जाकर पहले रसोई साफ कर, नहीं तो जिस तेल में तूने इसे भुना है ना उसी में तुझे भी तल दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर निकिता फटाफट से रसोई में जाकर पूरी रसोई साफ कर देती है। यूं ही समय बीतता है और निकिता की शादी अनूप नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद निकिता अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी फ्राइड खाने की आदत अभी भी बरकरार थी। ऐसे ही एक दिन निकिता टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास महिमा आती है और नाश्ता देखकर कहती है, अरे बहू, ये सब क्या है? पूरी हलवा पकोड़े पापड़। अरे बेटा, सुबह सुबह इतना तला हुआ कौन खाता है? माँ जी मैं खाती हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे तला हुआ खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये सब बना दिया। आपको जितना खाना है खाइए, बाकी सब मैं निपटा दूंगी। अभी आई मैं। निकिता की बातें सुनकर महिमा का पसीना छूट जाता है और वो बेचारी थोड़ा थोड़ा हर चीज में से लेकर नाश्ता करती है। ऐसे ही एक रात निकिता अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी, साथ ही वो घर पर फ्राई किए हुए आलू खा रही थी। तभी वहाँ पर उसका पति अनूप आकर कहता है, बेबी क्या कर रही हो? पोछा लगा रही हूँ। अरे दिख नहीं रहा, टीवी देख रही हूँ। वो तो दिख रहा है, पर ये क्या खा रही हो तुम? जी ये तो मैंने आलू फ्राई किए थे और उसके ऊपर चाट मसाला डाल रखा है। क्या मजेदार स्वाद आ रहा है इसका, आप भी खा कर देखो। नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना और तुम भी कम खाया करो।
ये सब ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं होती। बॉडी में काफी तरीके की बीमारियां पनप सकती हैं इससे। क्या लिया? और कुछ कहना है? समझ नहीं आता है। जिसे देखो मेरे खाने से ही दिक्कत है। मायके में माँ, ससुराल में माँ जी, कमरे में मेरा पति। अरे अब क्या मैं छत पर बैठकर खाया करूँ ताकि पड़ोसी भी मुझे बोलना शुरू कर दे? देखो, मैं बस तुम्हें समझा रहा था, आगे तुम जो भी सोचो वो तुम्हारी मर्जी है, शरीर तुम्हारा है। कल को कुछ भी होगा तो तकलीफ तुम्हें ही होगी, मुझे नहीं। मैं जा रहा हूँ सोने। इतना कहकर अनूप पलंग पर लेट जाता है और निकिता बुरा सा मुंह बनाकर अपनी फ्राई किए हुए आलू खाने लगती है। यूं ही वक्त गुजरता है और हर दिन के साथ साथ निकिता की फ्राई खाने की आदत भी बढ़ती जाती है। महिमा और अनूप दोनों मिलकर निकिता को बहुत समझाते, पर निकिता पर किसी के भी कोई बात का फर्क नहीं पड़ता। उसे केवल अपने स्वाद से मतलब था। ऐसे ही एक दिन निकिता अपनी एक पुरानी साड़ी अलमारी से पहनने के लिए निकालती है, पर जैसे ही वो साड़ी के ब्लाउज को पहनने लगती है तो वो उसे नहीं आता और ये देखकर वो खुद से कहती है, हाय, अभी 1 महीने पहले ही तो मैंने ये ब्लाउज सिलवाया था, इतनी जल्दी कैसे अनफिट हो गया। और ये तो कॉटन का कपड़ा भी नहीं था जो चढ़ जाता धोने के बाद। भगवान, मैं कहीं मोटी तो नहीं होगी? क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? एक काम करती हूँ, बाकी के बचे हुए कपड़े भी ना पहन के देखती हूँ, कहीं वो सारे भी तो टाइट नहीं होंगे। जिसके बाद निकिता अपने सारे पुराने बाकी के ब्लाउज और टाइट ड्रेस को देखती है, पर उसे कोई भी ब्लाउज और ड्रेस फिट ही नहीं आते और वो ढेर सारे कपड़े हाथ में लिए महिमा के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी, ये सारे कपड़े आप रख लो, मुझे नहीं आ रहे। पर क्यों बहू, तुझे क्यों नहीं आ रहे? क्या हुआ? माँ जी, ये तो नहीं पता, लेकिन 1 महीना पहले ही मैंने ये कपड़े सिलवाए थे, तब मुझे एकदम फिट आ रहे थे। आज पहने तो इनके तो बटन ही नहीं बंद हुए। आएंगे कैसे बहू? तला हुआ खा खा कर तू भैंस जैसी जो होती जा रही है। माँ जी, जरूरी है क्या हर एक चीज को मेरे खाने से जोड़ देना? बहू, मेरी बात ध्यान से सुन। बेटा, ये जो तू रोज रोज तला हुआ खाती है, क्या ये सब खाना सही है? और तू जरा काम करती हुई थक जाती है, रसोई में ज्यादा देर तुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। महीने भर पहले सिलवाए ही कपड़े तुझे आ नहीं रहे। अब तू ही बता, इसमें गलती किसकी है, तेरी या तेरी खाने की? बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि तू खाना बंद कर दे, पर बेटा उतना ही खा जितना सेहत को नुकसान ना दे। हाँ, आप सही कह रही हैं माँ जी। देखा जाए तो गलती मेरी ही है। मेरी अपनी गलती की वजह से ही मेरे सिलवाए हुए कपड़े टाइट हो गए हैं और मैं इनको पहन नहीं पा रही हूँ। लेकिन नहीं, अब मैं अपने फ्राइड खाने पर कंट्रोल करूँगी और वापस से इन्हीं कपड़ों में फिट होकर दिखाऊंगी। इतना कहकर निकिता सारे कपड़े वापस से अपने कमरे में लेकर आती है और अब वो अपनी फ्राइड खाने की आदत को कंट्रोल करती है, जिससे उसका वजन वापस से कम होने लगता है और वो अपने पुराने कपड़ों में फिर से फिट हो जाती है। ऑफिस के काम से संभव नेपाल के लिए निकला तो अपने ऑफिस के कलीग के साथ था, लेकिन जब वापस लौटा तो उसके साथ होती है एक नेपाली छोरी संजिया, जिसकी आंखें छोटी छोटी प्यारी प्यारी थी और उसका चेहरा और नेपाली कपड़े देखकर संभव की माँ संतो कहती है, संभव बेटा, ये लड़की कौन आंखें बंद करके खड़ी है? उसको बोल अपनी आंखें खोले। मेरा चेहरा इतना खराब भी नहीं है कि ये देख ना सके। सलाम सासू माँ, मेरा आँख तो खुला ही है। सासू माँ? किसकी सासू माँ? आप इसकी सासू माँ? हाँ माँ, ये तुम्हारी बहू है संजिया। कौन सी सब्जियाँ? सब्जियाँ नहीं सासू माँ, संजिया। अरे छोरे, तो इस चाइनीज को बिहार कर क्यों ले आया? अपने यहाँ लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या? माँ, ये चाइनीज नहीं नेपाली है। अरे क्या फर्क पड़ता है? चाइनीज और नेपाली सब एक जैसे ही दिखते हैं। उतना ही फर्क सासू माँ, जितना गोभी और पत्ता गोभी में। अरे वाह, क्या बेहतरीन जवाब दिया संजिया। अम्मा, ये मत कहना कि गोभी और पत्ता गोभी भी एक ही होती है। चुप कर नालायक, एक तो बिना मेरी इजाजत के शादी करके इस नेपालन को उठा लाया, अभी मेरे सामने इसकी तरफदारी भी कर रहा है। माँ, ये बहुत अच्छी है, मैं इससे प्यार कर बैठा, इसीलिए मैंने शादी कर ली। अरे इतने भी क्या जल्दी थी? खैर, अभी क्या ही फायदा ये सब बोलकर, इससे पहले कि मोहल्ले वाले इसे देखकर यहाँ टपक पड़े। पधारो दोनों घर के अंदर। इतना गुस्सा करने के बाद भी संतो आखिरकार अपनी नेपाल से आई बहू और बेटी को घर के अंदर ले आती है। अगले दिन संजिया सुबह किचन में नाश्ता बनाने के लिए सब्जियां काटते हुए गुनगुना रही होती है कि तभी उसके साथ संतो रसोई में आती है। तो संजिया झट से चाकू छोड़कर सर पर हाथ लगाए उससे कहती है, सलाम सासू माँ, उठ गए आप?
हाँ उठ गया मैं। तू ये बता, नेपालन ऐसे दरबारन की तरह तू मुझे सलाम सासू माँ क्यों कहती है? तेरे यहाँ ऐसे ही नमस्ते करते हैं क्या? नहीं नहीं सासू माँ, वो तो हमारा बाबा बहुत बड़े ऑफिस में। कोई बड़े साहब होंगे है ना? नहीं सासू माँ, चौकीदार था ना, वो सबको ऐसे ही सलाम करते थे। उनका ही आदत मुझको भी पड़ गया। हाँ तो ये आदत छोड़ और सलाम की जगह प्रणाम करने की आदत डाल, और ऐसे हाथ सर पर रखने की जरूरत नहीं है। हाय दया, जल्दी जल्दी में कमरे का पंखा बंद करना भूल गई मैं तो। इतना कहकर संतो फट से अपने कमरे की तरफ चली जाती है और संजिया अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद संतो हॉल में आती है तो देखती है कि संभव खाने की टेबल पर बैठा फोन चला रहा है। तभी संतो उससे कहती है, अरे तू अब तक ऑफिस नहीं गया? नहीं माँ, संजय ने कहा नाश्ता करके जाना, तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ। ओहो, आज वो नाश्ता बना रही है। अरे सुनना लायक, कहीं छिपकलियाँ कीड़े मकोड़े तो बना कर नहीं ले आएगी ना वो? मैंने सुना है ये चाइनीज कुछ भी खाते हैं। अरे माँ, कितनी बार कहूँ, वो चाइनीज नहीं नेपाली है और संजय शाकाहारी है। आप फालतू के सवाल करके दिमाग का दही मत करो। चुप कर नालायक, लोग देश से बाहर जाते हैं तो कोई तोहफा या निशानी लेकर आते हैं। तू तो वहाँ की लड़की ही बीवी बनाकर ले आया। हाँ तो अच्छा है ना माँ, आपको तो गर्व होना चाहिए मुझ पर कि आपके बेटे ने पड़ोसी देश की लड़की से शादी की। ऐसे ही तो देश के बीच पारिवारिक संबंध बढ़ेंगे। अरे ये तो तू कह रहा है ना, लोगों का क्या? लोग तो यही बात बनाएंगे कि पड़ोस वाली लड़की भाव नहीं देती होगी, इसलिए पड़ोसी देश वाली से शादी कर लाया। संतो संभव को सुना ही रही थी कि तभी संजिया खाना लेकर रसोई से आती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, सासू माँ, बिहान को खा जा। खा जा? अरे क्या खा जाऊं? पहले बता तो सही, बनाया क्या है? हाँ संजिया, ये क्या बनाया है तुमने? देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, अजीब लग रहा है। क्या बनाया है? देखकर तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो खाकर समझ लो सासू माँ। वैसे मैंने चटामरी, सेल रोटी और मीठे में युमारी बनाई है। क्या क्या बोल गई? कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा नेपालन। हाँ तो माँ, नाम में क्या रखा है? आप चक्कर देखो, नेपाली खाना बहुत बढ़िया होता है, खाओ ना। हाँ हाँ, अभी जो बना दिया, खाना तो पड़ेगा ही। तभी संभव और संतो संजिया का बनाया खाना खाते हैं और खाने की तारीफ भी करते हैं। यूं ही समय बीतता है और संतो की नेपाल से आई बहू ससुराल के माहौल में धीरे धीरे ढलने की कोशिश करती है। एक रोज संतो थैला लेकर गली में आए सब्जी वाले से सब्जी लेने आती है तो उसे देखकर सब्जी ले रही बाकी पड़ोसने कहती है, क्या बात है संतो, मैंने सुना घर में बहू आ गई, लेकिन तूने ना तो उसकी मुंह दिखाई करवाई, ना ही घर में बहू आने की मिठाई बांटी। लगता है बहू आने की खुशी नहीं है संतो को। क्यों संतो, सही कहा ना? अरे क्यों खुशी नहीं होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ तो अपनी खुशियाँ पड़ोसियों से भी बांट, हमें भी तो दिखा दे कैसी बहू लाई है। चांद के मुखड़े जैसी है, दुखियारी के दुखड़े जैसी। और नहीं तो क्या, अभी मिठाई तो तू खिलाने से रही, कम से कम हम तेरी बहू को ही देख लें। हाँ हाँ, कल आ जाना शाम को घर, मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी तुम लोगों की पंचायत हो गई हो तो मैं सब्जियाँ ले लूँ। हाँ तो हमने कब मना किया? इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चली जाती है तो वहीं संतो सब्जियां खरीदने लगती है। अगले दिन शाम को पड़ोसनों के आने से पहले संतो अपनी नेपाली बहू को एक बढ़िया सी साड़ी देकर समझाते हुए कहती है, ओ नेपालन बहू, ये साड़ी पहन ले और जब पड़ोसने आए तो उन्हें सलाम करने मत बैठ जाइयो, ऐसे हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहियो और इससे ज्यादा कुछ मत कहियो, समझ गई? पर सासू माँ, ये पड़ोसन हमारे घर क्यों आ रहा है? मेरी बहू यानी तुझे देखने। अभी ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जाकर अपना काम कर। जी सासू माँ, जैसा आप कहोगे वैसा करूँगी। तभी वो साड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जब सभी पड़ोसने घर आती हैं, तो संजिया सज सवर कर हॉल में आती है। तभी उसका गोल चेहरा और छोटी आंखें देखकर कम्मो बोल पड़ती है, अरे संतो, तेरी बहू तो मोमो है, चाइना से आई है क्या? अच्छा, दूसरे देश से बहू लाई है, इसलिए अब तक खुद से मुंह दिखाई नहीं कर रही थी तू। वैसे बहू, नाम तो बता अपना। सास के कहे अनुसार संजिया ज्यादा ना बोलते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहती है, संजिया नाम है मेरा, आप सबको मेरा प्रणाम। अरे नादान लड़की, वो प्रणाम नहीं प्रणाम होता है। हाँ तो गवार पड़ोसनो, ये भी चाइनीज नहीं नेपाल की रहने वाली है। और खबरदार जो ये मोमो मोमो कहा तो। हाय हाय, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है तुझे? कहीं की भी हो, है तो दूसरी ही जगह की ना, और क्या ही फर्क है चाइनीज नेपाली जापानी में। हाँ, हम लोगों की यही सोच तो बेकार है।
फर्क है, बहुत फर्क है। सबकी अलग खूबी होती है, लेकिन हमको दिखने में एक लगते हैं तो बस सबको मोमो कहकर बुलाना चालू कर देते हैं। इससे उस इंसान को कैसा लगता होगा, ये कभी सोचा है तुम लोगों ने? सासू माँ, आप शांत हो जाओ। हमको इन लोगों से क्या है, क्योंकि हमको मालूम है इन लोगों में शायद बुद्धि कम होगा। संतो और उसकी नेपाली बहू की बात सुनकर दोनों पड़ोसनों की बोलती बंद हो जाती है और दोनों वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। अपनी सास को उसका पक्ष लेकर बोलता देख संजय को बहुत खुशी होती है और वो संतो के पैर छूती है तो संतो उसे अपने गले से लगा लेती है और इस तरह संतो अपनी नेपाल से आई बहू के साथ उसके तौर तरीकों को भी समझने की कोशिश किया करती है। साथ ही साथ संजय भी अपनी सास को समझने की कोशिश करती है और इस तरह नेपाल से आई बहू परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहती है।